हार का बदला लेगी कांग्रेस, नई टीम बनाने की तैयारी, नए चेहरे होंगे आगे, पुराने पीछे। क्या बन पाएगी नई कांग्रेस? कैसे हम लोग अब नए कांग्रेस का निर्माण करें, नए लोगों को मौका दें। नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। मैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इस बार पूरे विधानसभा में और विशेषकर जहां जहां पंचायतों के नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं दमों में, वहां नई पीढ़ी को मौका दो। एमपी कांग्रेस नगरीय और पंचायत चुनाव में उपचुनाव की हार का बदला लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई कांग्रेस खड़ी करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें नौजवान चेहरे आगे किए जाएंगे और पुराने सैनिकों को पीछे किया जाएगा। निकाय और पंचायत में युवा चेहरों को टिकट देने का ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने। ऐसा प्रयोग पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी कर चुकी है, जो सफल भी रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने समय में ऐसा ही सफल प्रयोग किया था। प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस रिवाइव हो। बिना कांग्रेस के रिवाइवल के देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इसलिए हम लोग सबके हित में है कि हम एक ऑपोजिशन, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हम रिवाइव करें, बनाएं और आगे बढ़ें। कांग्रेस का नया प्लान काफी वजनदार है। यूथ कांग्रेस चुनाव में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन पार्टी जिस तरह की अंतर्कल है और खींचतान से गुजर रही है, उसमें एक खेमा इस प्लानिंग पर आगे बढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा इससे सहमत नहीं। यानी पार्टी को पहले अपने घर की लड़ाई से जूझना होगा, फिर बात विरोधी पार्टी से मुकाबले की होगी। और नई पीढ़ी में कई ऐसे लोग हैं, कई चेहरे ऐसे हैं कि जो सक्षम हैं, बस उन तक हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है। तो प्रयास सब कांग्रेस पार्टी का यही रहेगा कि नए नौजवान जो ऊर्जावान लोग हैं और ज़मीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मौका मिले, ये प्राथमिकता होगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में है। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे 60-60 हजार, 63-63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 50-50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे। रिकॉर्ड है, वोटों का प्रतिशत तो देखो। वैसे केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह की बातों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। शायद यही वजह है कि इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन क्या जो राहुल गांधी चाहते हैं वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, यानी कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का दौर। यदि ऐसा है तो क्या कांग्रेस में ये बदलाव इतनी आसानी से हो पाएगा? क्योंकि एमपी और दो बड़े सूबे पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमान पुरानी पीढ़ी के हाथों में है। क्या आने वाले दिनों में एआईसीसी से इस परिवर्तन की शुरुआत होगी? यदि ऐसा होता है तो क्या प्रदेश में कमलनाथ युग का अंत करीब है? क्या एमपी में 2023 के लिए कोई युवा लीडर तैनात होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के सामने खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बदलेगी कांग्रेस की सूरत। सूरत तो बदलनी ही चाहिए और इसीलिए कहा है कि दुष्यंत जी तो कितनी लाजवाब बात कह गए हैं कि मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और ये सूरत जो है ये बदलनी चाहिए। लेकिन सूरत बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार इस सूरत को आप अपने मन मंदिर में ऐसी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं कि आप ये मानते हैं कि इसमें कुछ बुरा है ही नहीं, कुछ इसमें गलत है ही नहीं, कुछ इसमें त्रुटि है ही नहीं, तो फिर क्यों इस सूरत को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जब ये सूरत बदलती है तो मानस मर्मज्ञ पंडित तुलसीदास जैसे महान ऐसे रचयिता उत्पन्न होते हैं, जब रत्नावली उनसे कह देती हैं कि अगर इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करने के बजाय राम से प्रेम करते तब तो जीवन ही बदल जाता तुम्हारा। और सिर्फ एक वाक्य ऐसा सूरत बदल देता है तुलसीदास जी के भीतर की। आज़ादी की लड़ाई के समय ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आज़ादी के दीवानों को कहते थे कि क्यों लड़ रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये ऐसी कंपनी है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये लोग कभी नहीं छोड़ने वाले हैं भारत। लेकिन जो लड़ने वाले थे वो यही कहते थे कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या कांग्रेस में ये सवाल पूछने वाले नहीं हैं? बिल्कुल हैं। अगर आप देखें तो 23 नेताओं ने तो कुछ समय पहले कुछ इसी इरादे से सूरत बदलने के लिए ही चिट्ठी लिखी थी। अब ये अलग बात है कि कुछ वो सूरत बदलने वालों को ऐसी चुभी
कि उसको लेकर ही गड़बड़ हो गई। और आज भी मध्य प्रदेश में सूरत बदलने की पैरवी करने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ये जानते हैं कि ये सूरत बदली तो उनकी दुकानें भी उठ जाएंगी और उनका राजनीतिक जीवन भी इसके साथ समाप्त हो जाएगा। कई बड़े सवाल हैं, आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और थोड़ी ही देर में कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका परिचय उनके उसी समय आपसे कराऊंगा। सबसे पहले एक संदीप पौराणिक जी की टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सूरत बदलना आसान नहीं होता संदीप जी, और यही वजह है कि किसी परिवार में भी जब मुखिया बदलता है, जिसको हम भारतीय संदर्भ में पगड़ी बदलना बोलते हैं, पगड़ी बदल की एक प्रक्रिया चलती है, तो वो अपने साथ बहुत सारे अच्छे और बुरे परिणाम भी लेकर आती है। क्योंकि लोग मुखिया को देखना चाहते हैं नए मुखिया में, और नया मुखिया कई बार उतना सक्षम नहीं हो पाता है, और कई बार पुराने मुखिया की याद भी फीकी पड़ जाती है। आप इसे किस तरह देखते हैं? एक नई कांग्रेस उभरेगी, नए नेतृत्व को जिम्मेदारियां मिलेंगी और एक पूरी नई पीढ़ी सामने आएगी, क्या संभव दिखता है आपको ये? देखिए शरद जी, कांग्रेस में बदलाव की चर्चाएं तो लंबे अरसे से चल रही हैं। हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस में बदलाव की बात चलती है और कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आती जो एक संगठन और एक पार्टी के लिए जरूरी होती है। कोई पैरवी करता है सोनिया गांधी की, तो कोई पैरवी करता है राहुल गांधी की। कांग्रेस इससे आगे नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस जब भी देखते हैं तो यही सिमट जाती है, और जो भी नेता ये बात करते हैं वो गांधी परिवार को देख के करते हैं। वाकई में उनकी मंशा वो कांग्रेस बदलने की कम दिखती है, बल्कि वो गांधी परिवार के हितैषी दिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि हम देखें तो आज से 15-17 साल पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, वो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं बची है। युवा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो हम याद करते हैं तो मुकेश नायक हमें याद आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत हमें याद आते हैं, प्रेमचंद गुड्डू जैसे नेता याद आते हैं। लेकिन आज यूथ कांग्रेस में भी नेताओं का अकाल है। कांग्रेस के अंदर यही स्थिति मुख्य कांग्रेस में है। यहां बुजुर्ग बारों का कब्जा है एक प्रकार से, और जब तक युवा और उस तेज को आप समन्वय नहीं बिठाएंगे, एक अनुभव और उसका समन्वय नहीं होगा, तब तक नई कांग्रेस या किसी भी पार्टी को खड़ा होना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बॉलीवुड में भी जो कुछ ताली पिटाऊ फिल्में हैं सलीम जावेद साहब ने जो लिखी हैं, जिनमें त्रिशूल है, और उसके बाद भी कुछ फिल्में बनी हैं, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की टक्कर वाली भी एक फिल्म बनी है। वहाँ नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की ज़बरदस्त जो टक्कर होती है उसका लोग बड़ा लुत्फ लेते हैं। और जिस पार्टी में ये टकराहट मंद पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है, और नया रक्त ये नहीं कहता है कि अब हम आते हैं और आप हमारी तैयारी करिए, या हमारा राज तिलक करिए, या सिंहासन खाली छोड़िए। आमतौर पर माना जाता है कि उन पार्टियों में लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ चला है, और वहाँ सिर्फ एक स्वांग रह गया है। रजनीश जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं राकेश जी की तरफ बढ़ूंगा। जी रजनीश जी, आप इस मसले पर क्या दृष्टि रखते हैं? मसला आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन किनारे बैठकर टिप्पणी करने का सुख जो है वो भी अद्भुत है। जी जी नहीं, देखिए मैं आपके चैनल पर आपके साथ कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक दल के बारे में दूसरे राजनीतिक दल की टिप्पणी केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि यहाँ किसी का कोई आंतरिक मामला नहीं है। राजनीतिक दल भारत के लोकतंत्र का मामला होता है, किसी का आंतरिक मामला नहीं होता। तो स्वाभाविक है जिस बाईलॉज के आधार पर, जिस नियमावली संविधान के आधार पर कांग्रेस चलती है, उसके आधार पर बातचीत कांग्रेस के भीतर भी और बाहर भी, उनके रंग ढंग शैली आचार व्यवहार पद्धति परंपरा सबके बारे में जो हमें कहने का हक है, उनके भीतर भी है, हमें बाहर भी है। तो स्वाभाविक है हम टिप्पणी करने का हक रखते हैं। जो बातें उठी हैं कांग्रेस में बदलाव की, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी ने कही हो, चाहे वो विवेक तनखा जी ने कही हो, सबके मायने अलग अलग हैं। दिग्विजय सिंह जी के लिए मायने जयवर्धन जी तक जाते हैं, जेबी जैसे जी कहते हैं जिन्हें, और विवेक तनखा जी के लिए खुद के पीसीसी अध्यक्ष बनने तक जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया में खूब खबरों चलती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, तमाम प्रकार के दूसरे इंटरनेट की वेबसाइट्स हों, तो ये उनके लिए जाता है। युवा होना केवल उम्र का मामला नहीं है। राजनीति में युवा होना मतलब है नए विचारों को आत्मसात करना, ताजगी,
एक उच्छ्वास, एक उदारता, पर पुराने संस्कार, पुरानी जो विचारधारा के साथ चलने का साहस, वो ताजगी है। सबको अपनाने का मन, नए विचार, नई समस्याओं के जो समस्याएं उनके नए समाधान नए तरीके से देने का मन। इस देश में आज जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी आयु तो 60 से ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूथ को कनेक्ट वो करते हैं, बजाय कि कोई 40-45 साल का कोई युवा। तो सवाल है कि वो विचार, वो कनेक्ट करने की क्षमता, वो आपकी सोचने की शैली आपके अंदर है क्या, आपकी पार्टी के भीतर है क्या, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। और अगर आप ये नई तकनीक, नई शैली, नए व्यवहार, नई पद्धति से एकाकार नहीं करेंगे तो आप वृद्ध हैं। वृद्ध केवल उम्र का मामला नहीं है। जयप्रकाश नारायण की उम्र क्या थी जब जिस जमाने में उन्होंने छात्रों में और युवाओं में प्राण फूके थे और एक सकारात्मक, एक रचनात्मक आंदोलन की तरफ बढ़े थे। एक बिना पत्थर मारे, बिना शीशा तोड़े वाला आंदोलन खड़ा कर दिया था पूरे देश में, और पूरे देश के तरुणाई को उन्होंने आंदोलित कर दिया था, उन्मादित कर दिया था, एक पत्थर फेंके बिना। वो तो वृद्ध थे। तो मुझे लगता है कि इस बारे में केवल उम्र का मामला नहीं है, उम्र का भी मामला है, नई पीढ़ी का भी मामला है, लेकिन सवाल है नवाचार का, नए विचार का, पुराने संस्कार का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी रीति रिवाजों का, पुरानी विचारधारा का, लेकिन नए ताजगी के साथ में आगे बढ़ने का। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह बीजेपी में एक समृद्ध परंपरा रही है, कुशाभाऊ ठाकरे से शुरू होकर और पहले तक जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, जिन्होंने ना इसके बारे में सोचा कि राजनीति में उनका पद क्या होगा, उनको कैसे याद किया जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गढ़ने में वक्त लगाया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को गढ़ने में समय दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को गढ़ा और मध्य प्रदेश में पूरी पीढ़ी को गढ़ा। और यही वो चाणक्य होते हैं जो जानते हैं कि युग परिवर्तन करने का मादा एक युवा में है, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और यही वजह है कि कांग्रेस में अहमद पटेल भी ऐसे ही नेता के तौर पर याद किए जाते हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस को गढ़ने की कोशिश की। और जिस पार्टी में जितनी अधिक संख्या में ऐसे चाणक्य होंगे, वो पार्टी उतनी, उसकी फसल प्रतिभा की उतनी लहलहाएगी। राकेश जी, आपकी टिप्पणी। जी जी, आपका मुद्दा वाजिब है और जो लोग कह भी रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, मैं उसका सहभागी भी हूं और होना चाहिए परिवर्तन। लेकिन मैं रजनीश जी की बात से इससे सहमत हूं कि राजनीति में स्थान पाने के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं है। जो उम्र दराज लोग हैं, जिनके तजुर्बे हैं जिंदगी के, हमने देखा है भारतवर्ष की राजनीति में, जहां पर इंदिरा जी रही, यहाँ पर हमने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिसने ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में भारत की अलग से एक पहचान बनाई, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने। हमने सरदार मनमोहन सिंह जी को देखा, इतना बढ़िया वित्त मंत्री साबित हुए इस उम्र पे। हमने अडवाणी जी को देखा, लौह पुरुष हुए गृह मंत्री के रूप में। हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा कि अब अपने उम्र के उस चौथेपन पे आके उनका नेतृत्व दिखा प्रदेश में, और बढ़िया उन्होंने प्रधानमंत्रीशिप की। उम्र का कोई महत्व नहीं है राजनीति में। आप अपने संगठन में, आप अपने उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, बेशक करिए, लेकिन हम एक विशेष वर्ग को, वरिष्ठ वर्ग को या किसी ऐसे तजुर्बेकार व्यक्ति को हम दरकिनार करके ये कहें कि नहीं युवा आना चाहिए। युवा आए, अपनी बौद्धिकता से, अपनी कुशलता से, अपने नेतृत्व क्षमता से अपना स्थान बनाए। किसी को थोपने की गुंजाइश किसी राजनीतिक दल में नहीं होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी मध्य प्रदेश में देखता हूँ, बहुत ऐसे हमारे जो सीनियर रहे हैं, विक्रम वर्मा साहब, हिम्मत कोठारी जी, सेजवार जी, जिनको मैंने विधानसभा में बहुत तेज तर्रार तरीके से बोलते हुए देखा, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, अच्छे मंत्री रहे, लेकिन आज हाशिए पे हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि आप नए लोगों को मौका दीजिए, उन्हें समझने की, उनको समय दीजिए, समझें वो, लेकिन हम किसी तजुर्बेकार व्यक्ति को दरकिनार कर दें, हम ये कहें कि नहीं नवीन नेतृत्व ही आना चाहिए, नए उम्र के लोग ही आना चाहिए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम उस तजुर्बेकार पीढ़ी का अपमान कर रहे हैं, जिसने पूरा जीवन अपना देश की सेवा में लगाया है, राजनीतिक दल में लगाया है, और इतिहास इस बात का साक्षी है। आप चाहे पौराणिक दृष्टि से देख लें, चाहे वशिष्ठ जी को देख लें, भगवान जी के गुरु थे, चाहे विश्वामित्र जी को देख लें, जो भी हुए हैं, चाहे आचार्य कृपला, इनको देख लें आप महाभारत में, तो बिना बुजुर्ग के, बिना तजुर्बे के, मैं समझता हूं द्विवेदी साहब, ये बात अलग है कि आप ये कहें कि नया परिवर्तन होना चाहिए, नया नेतृत्व आना चाहिए, और राजनीतिक दल में बहुत सी संभावनाएं होती हैं, एक पद नहीं होता है, तमाम संभावनाएं होती हैं। तो मैं इस बात का भी सहमत व्यक्त करता हूं कि परिवर्तन जिंदगी का नियम है और परीक्षा देना सबके लिए वाजिब है।
और जो परीक्षा में खरा उतर जाए, पास हो जाए, उसको मौका मिलना चाहिए। रजनीश जी लेकिन कुछ हम कहना ये चाह रहे हैं जी, रजनीश जी जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी उस पर टिप्पणी लूंगा जी। देखिए मैं राकेश जी ने धन्यवाद आदरणीय राकेश जी ने मेरी बात का समर्थन किया, लेकिन मुझे लगता है विषय मात्र केवल इतना नहीं है, ये तजुर्बे, ये अनुभव का लाभ किसको, जो उसको क्रियान्वित करने की क्षमता रखता हो, जिसमें जोश हो, जिसमें जिसका शरीर भी, जिसकी मन बुद्धि भी उसको आगे बढ़ाने का साहस रखती हो, क्षमता रखती हो, योग्यता रखती हो, तो उसको दीजिए ना। 4 बातें और प्लस करके, नवाचार करके, तकनीक का भी सहारा लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा। अरे कई लोग अपने नई पीढ़ी को अपने रहते हुए, हाथ पैर चलते हुए काम सौंपते हैं कि नहीं सौंपते हैं, और उसको अपने तजुर्बे का अनुभव देते हैं कि तू चल, मैं हूं ना। राकेश जी वो भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी वो करना पड़ेगा। संगठन यही करता है, संगठन यही करता है, इसीलिए तो संगठन है। बड़ा सवाल है राकेश जी। एक उदाहरण देके शरद भैया बताना चाहता हूं जी कि संजय जोशी भी ऐसी ही नव ऊर्जा का व्यक्ति था, उसमें भी वही कला थी और इससे ज्यादा कला थी जो वर्तमान में देश संभाल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों ने उनको दरकिनार कर दिया। परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को, उनकी क्षमता को प्रश्न चिन्ह लगा दिया और आज एक अस्ताचल की तरफ चले गए संजय जोशी जी, जबकि काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। तो जो राजनीति के चाटुकार इसमें फंस जाएगा, चाणक्य के उसमें, वो पिछड़ जाएगा। लेकिन हमें मौका सबको देना चाहिए। आप कांग्रेस की विशेष रूप से बात कर रहे हैं द्विवेदी साहब, मैं उस पर आना चाहता हूं कि कांग्रेस में नए नेतृत्व में लड़के आए हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है। अभी भी आप पहले हमारे पौराणिक भाई उसका उल्लेख भी कर रहे थे, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य एक वर्ग से नहीं चलेगा, एक उम्र के लोगों से नहीं चलेगा, हमें सबका समावेश करना पड़ेगा। और कांग्रेस में ये क्षमता है, कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, नई पीढ़ी के लड़के भी नए निकल के आए हैं, मैं एक बार और कह चुका हूं, वहां कमी नहीं है। बशर्ते यह है कि हमें उनको अमली जामा पहनाना, उनको यथा स्थान पर बिठालना है और उनकी क्षमता का उपयोग करना है। मुख्य बात होती है कि क्षमता का नेतृत्व उपयोग कर पाए। तो कांग्रेस में नए नेतृत्व की क्षमता का उपयोग करने की जरूरत है। आपको उनको दरकिनार नहीं करना है, आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर ये किसी क्षेत्र विशेष का है, अगर ये किसी का परिवार का है, अगर किसी उससे आ रहा है और आप उसको अगर हटाएंगे, उसकी क्षमता को रोकेंगे, तो ये आप संगठन के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर वो आ रहा है तो उसको मौका देना चाहिए और इसी से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। संदीप जी, सवाल यही सबसे बड़ा है क्योंकि दलीलें बड़ी मजबूत होती हैं और बहस इसीलिए किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती है कभी, क्योंकि वहाँ दलीलें इतनी मजबूत होती हैं कि आपके विश्वास की बुनियादें दरक जाती हैं, टूट जाती हैं और वो दलीलें अटूट खड़ी हुई नज़र आती हैं। इंदिरा गांधी जी को भी जब कांग्रेस की एक वरिष्ठ पीढ़ी परिदृश्य से हटी, तो जब वो सामने आई तो गूंगी गुड़िया कहने वालों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कम बोलती थी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कुर्सी इस बात का फैसला कर देती है, खुद कुर्सी कर देती है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। ऐसे उदाहरण शायद बहुत कम मिलते हों कि अयोग्य व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी कुर्सी पर काबिज रहा हो। डायनेस्टी की बात अलग होती थी, लेकिन अब लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में ये चीज़ें, प्रयोगवादिता बीते कुछ समय में बंद रही, या फिर जो प्रयोग किए गए, जो कुर्सियां दी गई सरदारों को, सरदार उन कुर्सियों पर अपनी योग्यता को प्रमाणित नहीं कर पाए? क्या 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 द्वंद्व दिखता है आपको? शरद जी, वास्तविकता यही है कि कांग्रेस ने वाकई में जो योग्य थे लोग, उनकी बजाय उन सरदारों को काम ज़्यादा दिया, ज़्यादा वक्त तक रहा। कुल मिलाकर के एक है, उनकी योग्यता पे सीधा सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज जो आदमी योग्य है, जिन हालातों में योग्य है, वो 25 साल बाद भी योग्य रहेगा। कांग्रेस ने वो बदलने की कोशिश नहीं की। मैं ये कहता हूं कि अनुभव बात सही है, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अनुभव का उपयोग करना चाहिए, उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर आज अच्छा खेल रहे हैं तो 25 साल बाद भी अच्छा खेलेंगे, या कोई भी राजनेता आज परिस्थितियों में बेहतर काम कर रहा है तो 30 साल बाद भी काम अच्छा करेगा। उसकी उस वक्त की जो जरूरत है राजनीतिक दल को, उसके अनुसार अपने संगठन में बदलाव करना होगा। और कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के आधार पे अपने को नहीं बदल पा रही है। यही कारण है कि वो बीजेपी के मुकाबले पिछड़ रही है और राजनीति में कमजोर पड़ती जा रही है। ये एक बड़ा सवाल ज़रूर हो सकता है। राकेश जी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है
जैसा रजनीश जी कह रहे थे उनसे इस मामले में सहमति रखी जा सकती है कि संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर बीजेपी के चाणक्य की बात करें तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो संगठन है। और संगठन भी एक ऐसा संगठन है जिसके लिए चेहरे मायने नहीं रखते। बीजेपी में जिसको भी आगे बढ़ा दिया जाता है वही संगठन का चेहरा हो जाता है। संगठन अपनी निष्ठा किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ता है, वो चेहरों से नहीं जोड़ता। इसीलिए आपने जिनका जिक्र भी किया, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नाम परिदृश्य पर उभरते हैं और ओझल हो जाते हैं। आडवाणी जी की फैन फॉलोइंग कम नहीं थी, मुरली मनोहर जोशी जी की कम नहीं थी, सुमित्रा महाजन जी की कम नहीं थी, लेकिन वो अगर परिदृश्य से हटे तो ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता उनके साथ टूटकर उनके साथ चला गया या अपनी पार्टी को कोसने लगा। इस मामले में आपका डीएनए भिन्न है। आपके यहाँ टूट फूट हुई, इसीलिए सरकार गिरी, इसीलिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया। और इसके पीछे संगठन एक बड़ा कारण है कि अगर कोई बहुत बड़ा झटका आया है तो उस झटके को झेलने वाला, उस शॉक को शॉक एब्जॉर्वर जो है वो संगठन नहीं है आपके पास। वो स्पॉन्जी, वो झटके को झेलने वाला, फिर टूट के फिर जुड़ने वाला, वो संगठन नहीं है आपके पास। बिल्कुल, मैं इस बात को महसूस करता हूं। और वर्तमान में कांग्रेस जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसके पीछे कारण भी द्विवेदी साहब यही है कि हमारी संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसको मानने में कोई दो राय नहीं है। हम लोग इससे कोई विरोध में नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां व्यक्ति नहीं है काबिज, वहां संगठन काबिज है। और वहां वो रिप्लेस कर देते हैं तो वो दरकिनार कर दिया जाता है, अपने घर बैठता है आराम से, क्योंकि उसकी संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता उसमें नहीं है। तो बीजेपी में नेतृत्व क्षमता संगठन में है। वो व्यक्ति को लाएंगे सामने और बाद में फिर जब उपयोग हो जाएगा तो उसको किनारे कर दे। कांग्रेस में ये कमजोरी है और इसको सारे नेता लोग स्वीकार करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस का संगठन समय के साथ साथ कमजोर हुआ है। यहाँ पे उसमें लीडरशिप की कमजोरी रही है और कार्यकर्ता को तवज्जो देने की कमजोरी रही है। आज जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है शरद जी, उसको व्यक्तिगत अपनी फौज तैयार करनी पड़ती है, अपने कार्यकर्ता तैयार करने पड़ते हैं। कांग्रेस के नाम पे कोई कार्यकर्ता मिल जाए ये मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए संगठन में मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन तक जाना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना पड़ेगी। हमारे यहाँ जो स्थिति बन रही है, जो आप देख रहे हैं, वो इसीलिए बन रही है कि हमारे नेता लोग कभी कार से दौरा नहीं करते, कभी ब्लॉक स्तर पर जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश के महामंत्री या उपाध्यक्ष कभी दौरा नहीं करते, ब्लॉक के ऑफिसेज नहीं देखे, ब्लॉक की कमेटी के साथ कभी बैठे नहीं वर्षों से। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कांग्रेस को अगर जिंदा करना है तो हमारे अध्यक्षीय नेतृत्व को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कार से बैठकर ब्लॉक स्तर तक जाना पड़ेगा, ब्लॉक में मीटिंग करना पड़ेगी। आप कार्यकर्ता से रूबरू नहीं है, आप पहचान ही नहीं रहे उसको कि हमारे इस ब्लॉक में कौन कार्यकर्ता है। भाई कितने लोग ऐसे होंगे जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जैसे हैं, आदरणीय सुरेश पचौरी जैसे हैं, जो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं नाम से। अन्यथा तो आपको जमीन पर उतर के कार्यकर्ता के पास तक जाना पड़ेगा, ब्लॉक तक जाना पड़ेगा। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस दौर में जब 3 साल चुनाव को है तो कांग्रेस को चाहिए कि आज संगठनात्मक ढांचे को परिवर्तन करे और कार से दौड़े करवाएं, हेलीकॉप्टर से नहीं करें, हवा में नहीं उड़ें, जमीन पे जाके ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करें, गांव के स्तर पर मीटिंग करें। तब हमारा संगठन मजबूत होगा। जब कार्यकर्ता हमारा मजबूत हो जाएगा, जब उसके अंदर भावना आ जाएगी कांग्रेस के प्रति, तो मैं समझता हूं संगठन भी हमारा मजबूत हो जाएगा। रजनी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी जी मैं छोटी टिप्पणी करूंगा, बड़ी नहीं करूंगा। मैं केवल कहना कितना चाहता हूं कि होगा कहां से कांग्रेस में, ऊपर से होगा, पीसीसी से होगा, डीसीसी से होगा या ब्लॉक कमेटी से होगा। चूंकि कांग्रेस की चर्चा चल रही है इसलिए मैं कहा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष में कहते हैं कि बड़े राज्य में 3 दिन, मझोले राज्य में 2 दिन, छोटे राज्य में 1 दिन और एक रात हम गुजारेंगे। हम रहेंगे, केवल संगठन की चर्चा करेंगे। केवल चुनाव के अलावा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के किसी राज्य में संगठनात्मक बातचीत करने के लिए गए हैं क्या? सवाल अपने आप में सबको उसका उत्तर पता है, बड़ा है। ऐसा ही मामला पीसीसी अध्यक्ष का है, जो आप हेलीकॉप्टर और विमान के बाद में जमीन से जाने के बाद वर्तमान में बहुत सिद्ध है। कमलनाथ जी कभी, मुझे नहीं लगता कि जो मेरी याददाश्त तो समझ है, जितनी जानकारी है कि कभी बाई रोड चल के जाते हैं। संगठन तप के खड़ा होता है, साधना से खड़ा होता है, तपस्या लगती है और संगठन की रीति नीति को मानना पड़ता है। पर मेरा ही बेटा योग्य है, इस भावना को छोड़ना पड़ता है। ये कार्यकर्ता जो अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा मेहनत करता है, वो भी श्रेष्ठ हो सकता है, मेरा बेटा नहीं।
ये भावना लाना पड़ती है। केवल नई पीढ़ी में मेरा ही बेटा श्रेष्ठ है, उसी को पीसीसी अध्यक्ष एलओपी बनना चाहिए, उसी को मंत्री बनना चाहिए, जैसा पिछले 15 महीने का शासनकाल में कैबिनेट में पूरे इसका बेटा उसका बेटा इसका बेटा उसका बेटा रहा। इससे काम चलने वाला नहीं है। संगठन इससे नहीं गड़ा। संगठन केवल ढांचा नहीं होता जी, संगठन केवल तंत्र नहीं होता, वाइब्रेंट होता है, जीवंत होता है, जीते हुए लोगों का होता है, विचारधारा से बनता है, कार्य पद्धति से बनता है, नए लोगों के साथ में, नई विचारों के साथ में भरा होता है। ऐसे थोड़ी बनता है केवल ढांचा मात्र है, ऐसा नहीं है, निर्जीव वस्तु थोड़ी है जी। निश्चित तौर पर लेकिन संगठन के साथ कुछ और चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी की निगाह उस पर इसलिए भी रहती है कि उसके पास कुछ तटस्थ प्रेक्षक हमेशा सक्रिय रहते हैं, जो अपने को सत्ता की लिप्सा से दूर रखने की पुरजोर कोशिश करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनका जो काम है उसको लेकर वो कहीं करप्ट ना हो, उसको लेकर कहीं उनके तौर तरीके ऐसे ना हो जिन पर सवाल उठें। और ये निगरानी बाहर से नहीं होती, ये निगरानी आपके भीतर से होती है। आपका मन ही आपको देखता है और वही सबसे बड़ा निगरानी करता होता है, और आप रिपोर्ट भी उसी को सबमिट करते हैं, किसी आला कमान को नहीं करते हैं। और तब निगरानी जो होती है वो 100% निगरानी होती है। बाकी सब निगरानी के बारे में आप सब विद्वान लोग हैं, आप खुद समझते हैं कि वो कितनी कारगर और कितनी असरदार होती है। संदीप जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। कांग्रेस को वाकई में बदल के ही जनता के बीच वो जा सकती है। जब संगठन आपका मजबूत होगा, कार्यकर्ता आपका मजबूत होगा और आप नीचे तक होंगे, तभी आप अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकेंगे। जब संगठन मजबूत होगा तब पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। इस बात को नेताओं को समझना होगा और पुरानी पीढ़ी के नेताओं को भी यह बात महसूस करनी होगी कि अब एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जिसमें युवा उम्र के साथ अनुभव का समावेश हो, तब कांग्रेस एक नए रूप में होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दो छोटे छोटे दृष्टांत सुनाकर मैं इस बातचीत को समाप्त करूंगा। इस चुनाव में, उपचुनाव में एक कैंडिडेट जो बीजेपी से कांग्रेस में आए और उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने बंसल न्यूज़ को बताया कि उनके पास बीजेपी के कई बड़े नेताओं के, कम से कम 2-3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फ़ोन आए, जब परिवर्तन के लिए उनको मनाए जाने की, आप ऐसा ना करें, आपको जो भी है यथोचित सम्मान आपका बना रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी से पूछिए कि टिकट से वंचित रहने के बाद क्या उनके पास दिल्ली से किसी बड़े नेता का फ़ोन था कि चौधरी साहब अभी त्रुटि हो गई या जो भी है व्यवस्था, आगे आपकी मान सम्मान गरिमा में कोई कमी नहीं होगी। या फिर वंचित रहने के बाद मध्य प्रदेश से किसी ने फ़ोन किया या कोई उनके घर गया। दरअसल ये वो व्यवहार है जो आपको मजबूत करता है। ऐसे ही 2018 के चुनाव में दिल्ली से एक बीजेपी के नेता आए, बंसल न्यूज़ ने उनसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, साहब मुझे तो जो दायित्व मिला है मैं निकल जाता हूँ, और अब तक करीब करीब मैं मध्य प्रदेश में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुका हूँ। सुनकर हम भी अचंभे में थे कि 4000 किलोमीटर ये शख्स घूम चुके हैं। बोले किसी से नहीं मिलता, ना बड़े नेताओं से मिलता हूँ, ना इससे सीधे कार्यकर्ता से बात करता हूँ, रिपोर्ट भेज देता हूँ जिनको भेजनी है। ये निष्काम भाव, ये अपेक्षा, ये कहीं ना कहीं अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इसको भले ही परंपरा की तरह करें जैसे बीजेपी करती है, आप इसको करते जरूर रहिए। कांग्रेस में संगठन के कमज़ोर होने के पीछे ये बड़े कारण हैं, क्योंकि वहाँ पर क्षत्रपों की जब चली तो कार्यकर्ताओं भी क्षत्रपों के गुट में बदल गए, और किसी ने किसी इस गुट के नेता के यहाँ दूसरे गुट का नेता नहीं जाता या उसको वहाँ रोक दिया जाता। ऐसा नहीं कि ये दुर्गुण बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी में अभी ये नियंत्रित सीमा तक है और कई बार तटबंध तोड़ता है। लेकिन अगर ये बीजेपी के लिए भी चुनौती बनेगा तो ये उतना ही नुकसान बीजेपी का भी करेगा जितना इसने कांग्रेस का किया है। बीजेपी इसको लेकर शायद बहुत ज़्यादा सतर्क है और कांग्रेस गाफिल हो गई, इसीलिए आज परेशानी में है। लेकिन उम्मीद की जाए, शुभकामनाएं उसको भी देते हैं हम कि आगे वो अपने को बेहतर करे। बहुत धन्यवाद राकेश जी, रजनीश जी और संदीप जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।